अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से और लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम के दौरान हम कुछ बड़े मामलात पे नज़र रखते हैं। सियासत पे हम बात तो करते ही रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी मामलात हमारा मौजूद बहस रहता है और जम्मू कश्मीर के दूसरे इशूज़ में से बेरोज़गारी से लेकर अवामी मसाइल हम कोशिश करते हैं कि सभी को इस प्रोग्राम में जगह दे सकें ताकि आवाम की सही तौर पर हम नुमाइंदगी कर सकें। प्रोग्राम लज़्ज़त मसालों के ताउन से दिन भर आप तक पहुँचाया जा रहा है और मैं हूँ सनम एजाज। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले कश्मीर के उन हालात में जिन हालात पर कई लोगों की नज़रें पड़ जाती हैं। हालात सब ठीक हैं, कश्मीर में सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। कुछ हल्के फुल्के छुटपुट वाक़ात जो है वो अलग होते रहते हैं, लेकिन उस सब के बीच में जम्मू कश्मीर में कंसर्न या आज लोगों में मौजूद बहस था कि मरकज़ी सरकार जो 2 और टीमें जो और बटालियन फ़ौज की जम्मू कश्मीर ला रही है तो क्यों ला रही है। इससे पहले भी बताया जाता था, आपको बताते चलें, जब भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामलात होते हैं तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं, जब ज़मीनी हक़ाइक़ जो हालात जो होते हैं वो कुछ आम लोगों की नज़र से देखते हुए उनको ठीक ही मालूम होते हैं, क्योंकि आदत भी हो चुकी है। लेकिन इस आदत के बीच में मरकज़ी सरकार की इस अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर के लिए 2 और फौजी बटालियन के जो लाना है उस हवाले से बताया जाता है कि मरकज़ी सरकार और ख़ासतौर पे वज़ीर दाखिला की सरबराही में हालिया जो सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई थी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आला सिक्योरिटी मीटिंग की थी और इन्हीं मीटिंग्स के पस मंज़र में बताया जाता है कि ये 2 बटालियन यानी करीबन 2400 फौजी एहलकारों को एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि मई 2024 में जम्मू कश्मीर में 2 बटालियन मणिपुर से पहले ही CRPF की लाई गई थी और 2 बटालियन फ़ौज की 2 बटालियन लाई गई थी। और फिर तब जम्मू कश्मीर इंतखाबात का मामला था तो आम लोगों ने बताया था कि इंतखाबी मामलात के लिए, लेकिन इन हालात में इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगभग आम तौर पे मामलात जो हैं वो आम आदमी को ठंडे ही नज़र आते हैं, सब ठीक नज़र आ रहा है। तो फ़ौज की तैनाती, क्योंकि 2019 को जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में फ़ौज CRPF और दूसरे बड़े जो एजेंसीज़ के लोगों की तैनाती हुई थी तो उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला हुआ था। तो बहुत से लोग इसको कहते हैं कि क्या कोई और बड़ा फ़ैसला हो रहा है, ये अक्सर पूछा जाता है। लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एरिया और सिक्योरिटी एरिया के मद्देनज़र ख़बरें जो हैं, इनपुट्स जो हैं वो बताया जाता है कि LOC के आर पार के हालात के मद्देनज़र ही जम्मू कश्मीर में फ़ौज की ये नई डिप्लॉयमेंट हो रही है। सब के बीच में आपको याद होगा जम्मू का अखनूर का इलाका IED का ब्लास्ट 2 दिन पहले और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ राजौरी सेक्टर में आर पार की जो गोलीबारी करीबन 3 साल बाद शुरू हुई, उससे ही पस मंज़र में ये भी बताया जाता है कि इजाफी नफरी तैनात की गई है जम्मू कश्मीर के इन्हीं हालात के पस मंज़र में सिक्योरिटी सिनेरियो। लेकिन इसी सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में असम्बली का इजलास भी मार्च 3 से शुरू होने जा रहा है और इस इजलास को हम काफ़ी हंगामा खैज हाल नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ से पहले ही कुपवाड़ा के MLA मीर फयाज़, लंगेट के MLA खुर्शीद शेख, श्रीनगर के लाल चौक MLA एहसान परदेसी उम्मुल खबाइस यानी शराब नोशी के ख़िलाफ़ एक बड़ी बिल ला चुके हैं। वहीं आज एक और बड़ा फैसला हुआ और इस बड़े फैसले में या यूँ कहें आज एक बड़ा मामला देखने को मिला है। और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवाड़ा सज्जाद गनी लॉ ने एक बार फिर 370-35A के मामले को लेकर असम्बली में करारदाद पेश की है। पिछला इजलास जो हुआ था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले करारदाद पेश की थी, उसके बाद PDP ने भी करारदाद पेश की थी और सज्जाद गनी लॉ ने आज एक बार फिर 5 अगस्त 2019 का फैसला और उसके साथ साथ 370-35A के मनसूही की जहां मजम्मत की इस करारदाद में, वहीं उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के असम्बली सेक्रेटरीट को ये करारदाद पेश की और इसमें बताया गया कि 5 अगस्त 2019 से पहले की IED पोजीशन जम्मू कश्मीर में बहाल की जाए। सज्जाद गनी लॉ ने आज अपनी जो करारदाद पेश की, इसी पस मंज़र में जवाब जिनसे कुछ मीडिया हल्कों ने पूछा कि पिछले इजलास में तो उनका यही कहना था कि 5 अगस्त 2019 के हवाले से जो 2024 की जो असम्बली इजलास के दौरान जो करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश की गई थी, उस करारदाद में लफाज जो थे वो हल्के थे और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तब कानून साज असम्बली की खसूसी हैसियत और आईनी ज़मानतों की अहमियत की तौसीक़ करनी थी और जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, सकाफ़त और हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ की बात है। आपको बताते चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई करारदाद, जो पेश की गई करारदाद थी, उसमें लगभग जो अपोजिशन की सभी जमातें हैं उस पर
उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था। और कांग्रेस इस सब मामले में फ़िलहाल हमें खामोश दिखाई देती है। 5 अगस्त से लेकर अगर कांग्रेस किसी मुद्दे पे बात करती है तो वो सिर्फ यहाँ पे स्टेटहुड की बहाली की बात करती है। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन इसी तस्वीर यानी इसी इजलास में शराब नोशी के ख़िलाफ़ बिल लाई जा रही है। पहले दिन ये बिल कुपवारा से मीर फयाज जो पीडीपी के एमएलए हैं उन्होंने बिल पेश किया था। बिल सेक्रेटरीट को भेजा, असम्बली सेक्रेटरीट को। दूसरे दिन मियाँ खुर्शीद शेख जिनका ताल्लुक कुपवारा के हंदवारा के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उन्होंने भी ये बिल सेक्रेटरीट को भेजा, असम्बली सेक्रेटरीट को। और शराब नोश के ख़िलाफ़ उनका बिल भी सेक्रेटरीट असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराया गया। और उसी दिन बाद दोपहर श्रीनगर में एहसान परदेसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए लाल चौक से हैं, उन्होंने सोमवार से उन्होंने भी ये बिल जम्मू कश्मीर की असम्बली के सेक्रेटरीट में भेजा और बताया कि ये शराब जो है ये उम्मुल खबाइस है, ये हमारी जहनी हालत जो है उसको बिगाड़ के रखे हुए है और हमारे मज़हब से लेके हक़ाइक़ तक ये खबाइस है, तो इसको लेके पाबंदी होनी चाहिए। इसी चीज़ को लेके एक यहाँ पे मोमेंटम भी शुरू हुआ और सभी हलकों से इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हुई, इस शराब के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हुई। आपको याद दिलाते चलें 2013-14 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पीडीपी के एमएलए एडवोकेट अब्दुल्ला खान जिनका ताल्लुक वादी लूलाब कुपवारा के वादी लूलाब से है, उन्होंने 2013-14 में जम्मू कश्मीर की असम्बली में शराब के ख़िलाफ़ बिल लाई थी। लेकिन तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर थे असम्बली के, उन्होंने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज की डेट में या उन्हें टेबल नहीं किया था, एक्सेप्ट तो किया था लेकिन टेबल नहीं किया था बहस के लिए। लेकिन आज की डेट में इस हवाले से फ़िलहाल चिमगोइयाँ क्या बात हो रही है शराब पे, और बड़े हल्के इस शराब के ख़िलाफ़ बयानबाजी से लेके अमली इक़दाम उठाने की बात कर रहे हैं। और इस सब के बीच में मौलाना दाऊदी जो मारूफ आलिम दीन भी हैं, उन्होंने भी आज इस मामले पर जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के मेंबरान की तरफ से बुलाए या भेजे गए बिल्स का खैर मकदम करते हुए बताया कि मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए शराब पे। मौलाना दाऊदी ने आज श्रीनगर के में इस मुद्दे पर बात की। थोड़ा सा मौलाना दाऊदी का भी सुन लीजिएगा। ऑलरेडी इंडिया में कई स्टेट्स में शराब पर पाबंदी है और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब भी एक नशा है और शराब के ज़रिए से भी बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं। जो शराबी होता है बिल्कुल सेम जो बाकी नशे जो होते हैं उसी तरह वो शराब का भी आदी बन जाता है, उसका एडिक्ट बन जाता है। फिर उसके बहुत सारे जो नुकसानात हमारे सामने हैं वो उसकी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी शराबी होता है उसके ज़रिए से चाहे आपने कई बार देखा होगा कि शराब पी के गाड़ी ना चला, क्योंकि शराब भी एक इंसान की अक्ल को ज़ायल कर देती है, जिसकी वजह से उसके ज़रिए से समाज में बहुत सारे नुकसानात पैदा हो जाते हैं। उनकी फैमिली और समाज उसके ज़रिए से मुतासिर होता है। तो लिहाजा ये एक नुकसानदेह चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके नफ़ा और उसकी आमदनी से ज़्यादा उसका नुकसान है। जैसा है कि कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद है कि इसमें मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी शराब के पर बात कर रहे थे और शराब के बारे में हर मज़हब कहता है कि ये बीमारी है, ये बुराई की जड़ है और इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सरकारें जो हैं कुछ नफ़ा नुकसान देखते हुए अक्सर इस पर पाबंदी आज नहीं करती। लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी रियासतों गुजरात और बिहार में शराब पीना जो है उस पर किसी हद तक, पूरा तो ना सही लेकिन किसी हद तक पाबंदी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लेके बराबर आवाज़ें उठ रही हैं और जहां कश्मीर में भी इस शराब के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही है, जम्मू में भी बड़ी तादाद में लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। और आज जम्मू में कई तंजीमों ने इस पर यानी नेशनल अवामी पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, जम्मू में शिवसेना ने इसके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया और इस मुजाहरे के दौरान शराब पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करते हुए बताया कि नौजवान नस्ल जो है इससे बर्बाद हो रही है। आपको बताते चले जम्मू में क्राइम रेट कश्मीर के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा बताया जाता है और इस क्राइम रेट के ज़्यादा जम्मू में होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जम्मू में अक्सर शराब के ठेके जो हैं या शराब की दुकानें जिसे आमतौर पर कहें अक्सर गली कूचे में हैं और बहुत से लोग शाम को जब शराब पीते हैं तो उसके बाद
क्राइम तो हो ही जाता है, शराबी के हाथों क्राइम ना हो ये हो ही नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा संगीन क्राइम हो जाते हैं, कुछ हल्के फुल्के। और अक्सर ख़वातीन की जम्मू में और ख़ास तौर पे जो रूरल एरिया की ख़वातीन, उनको शिकायत रहती है कि उनके शौहर जो हैं वो जब बाहर निकलते हैं, कहीं ठेके पे शराब पी ली तो वापस आते तो फिर होश में नहीं रहते। तो होश में न रहते हुए अपनी जो ख़वातीन हैं घर की, ख़ास तौर पे उनकी जो अहल खाना, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम वाइफ़ कहते हैं, उर्दू में हमें उन्हें उनकी अहलिया कहते हैं, हिंदी में उनके पत्नी कहते हैं, उनकी मार पिटाई हो जाती है। तो वुमेन क्राइम जो होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये बड़ी तादाद में जम्मू में हो जाता है। और बहुत से मुस्लिम ख़वातीन भी जम्मू में इस चीज़ का रोना रोती हैं कि शौहर जो होते हैं वो कभी शराब पी के आ जाते हैं, बाहर जब बाहर ही शराब मिलता हो, शराब मिल जाती आई होती है तो फिर घर पहुंचते हैं तो फिर शराबी जो है हालत में नहीं होता है, उन्हीं अल्फाज में अपनी बहन के साथ, उसी लहजे में अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, हर किसी के साथ उसी लहजे में बात करती है। और जब कहीं कन्फ्रंटेशन हो जाए तो फटाफट तलाक 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 की बात कर जाते हैं और उस तरह से बहुत से घर ख़राब हो जाते हैं। जम्मू में भी मुजाहरा था। लेकिन आपको अब ज़रा कश्मीर का दूसरा हाल अहवाल बताएं। कश्मीर में या दुनिया भर में कल शब बारात मनाई गई। ये मुक़द्दस रात थी और इस मुक़द्दस रात के हवाले से उलमा किताब हर कोई यही कहता है कि इस रात को दुआ जो की जाए वो कबूल होती है और रब कायनात बड़े गौर से इस रात को दुआ जो है वो सुनते रहती हैं। और इसी दुआ को या रब कायनात के सामने सर्वसजूद होकर गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हुए बड़ी तादाद में लोग या अक्सर मुसलमान जो हैं इस रात को शबखानी करते हैं, दरूद अज़कार की महफ़िलें करते हैं। ताहम कुछ हल्के जो है वह इस रात के हवाले से मनफी फतवा भी देते हैं, लेकिन अक्सर का यही कहना है कि ठीक है उनका फतवा करना, लेकिन इस रात को शबखानी होती है, दरूद अज़कार होते हैं, रब कायनात की सना ख़वानी होती है, तो उसमें एतराज़ भी नहीं होने चाहिए। ताहम इस रात को श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर में उलमा जो हैं, ख़तीब जो हैं, रात भर दरूद अज़कार की महफ़िल में हिस्सा लेते हैं, शबखानी करते हैं और रब कायनात की बड़ीमी का बयान करते हैं। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अक्सर ये फरीज़ा मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक अंजाम देते हैं, लेकिन कल शब बारात के मौके पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ताला लगाया गया था। शबखानी की इजाज़त नहीं दी गई थी और ना ही मीर वाइज़ को यहाँ पे आने की इजाज़त थी। और इसी पर आज मीर वाइज़ ने नमाज जुमा अदा आज ना करने और शब बारात के मौके पर उन्हें जामिया मस्जिद में शब ना करने पर बरहमी का इज़हार करते हुए आज एक वीडियो पैगाम में बताया कि बार बार ऐसा किया जाता है, उन्हें नमाज़ पढ़ने से, जामिया मस्जिद जाने से रोका जाता है और ये जो है इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि एक तरफ उनकी रिहाइशगाह के बाहर सख्त सिक्योरिटी हसार कायम किया गया और बोला जाता है कि सिक्योरिटी है, मामला थे, वहीं दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फराहम तो की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी फराहम करके उन्हें घर में बंद रखने के लिए की जाती है। इंसानी हकूक़ की से उन्हें खिलाफ वर्जी भी बताया। मीर वाइज़ का ही सुनिए। मज़म्मत है कि बार बार जुमा के दिन मुझे जामिया मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। कल शब बारात के बाबरकत मौके पर न सिर्फ मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया, बल्कि जामिया मस्जिद को भी ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया। मैंने हमेशा बतौर मीर वाइज़ इसके फ़राइज़ में दीनी, मिली और सियासी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक उन्हें निभाने की कोशिश की है और हमेशा मसाइल के हल के लिए पुरअमन बातचीत की वकालत की है। कश्मीर के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हमने हमेशा बातचीत और इस मसले के पुरअमन हल की बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। जामिया मस्जिद श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत की हामिल जगह है। मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ये हालिया दिनों दिल्ली से वापस आए हैं और जेपीसी की मीटिंग में भी इनने शिरकत की है। जेपीसी की जो चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग में इनने शिरकत भी की है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। उसके बाद वापस आने के बाद सरकार के कुछ हल्कों से बताया गया कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाए जाने के साथ साथ इन्हें रात न शब बारात के मौके पर जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त दी गई और ना ही आज इन्हें जुमे नमाज में श्रीनगर की जामिया मस्जिद आने की इजाज़त दी गई। तो उसी चीज़ को लेके इन्होंने आज वीडियो पैगाम भी जारी किया। लेकिन आपको बताते चले मीर वाइज़ और रात को शब बारात
इस पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ताला और उस पर उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह सुबह ट्वीट करते हुए बेबसी का इजहार भी किया। लेकिन मीरवाइज़ के हवाले से आज आगा सईद मुश्तबा ने भी अपने एक बयान में मीरवाइज़ को घर में नज़रबंद रखने पर सख्त मजम्मत की और मजम्मत करते हुए उन्हें बताया कि ये नाइंसाफ़ी है। चलिए, ये तस्वीर का एक रुख। अब ज़रा दूसरी तस्वीर पे आते हैं। ख़बरें उड़ते उड़ते या यूँ कहें अफवाहें उड़ते उड़ते या बताते हैं भी ये लोग कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई नेक्सस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बराबर तरदीद करती है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने भी आज एक बार फिर इस बात का इहादा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में किसी भी किस्म का इत्तेहाद जो है वो मुमकिन ही नहीं है। आज शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में अफसरान की आला सतह मीटिंग के बाद जब उन्हें मीडिया से बात की तो उन्हें बताया कि दिल्ली जाना है, दिल्ली में सरकार है, वो मरकज़ी सरकार है, उनके साथ मामलात उठाने हैं, मीटिंग्स उनके साथ करनी है, लेकिन वो सरकार के साथ करनी है, ना कि बीजेपी के साथ। और जो ये बेपरखी उड़ाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, ये कहीं न कहीं अपनी लगन में या अपनी मगन में ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हकीकत ऐसी है नहीं। और सुरेंद्र चौधरी ने आज इस मौके पर बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी है, उन्हें किसी सियासी जमात के साथ ज़रूरत ही क्या है कि वो इत्तेहाद करे। ये सुरेंद्र चौधरी ने जनूबी कश्मीर के शोपियां में भी बताया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, उमर अब्दुल्ला ने कल ही BBC के एक प्रोग्राम हॉट टॉक में जम्मू कश्मीर के मामलात पर बात की और जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लड़ते रहेंगे, लेकिन इस रजीम में यानी इस वक्त जो बीजेपी सरकार है इसमें ये वापस आना मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला के कल इस बयान को बहुत से लोग हकीकत भी बता रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि फ़िलहाल क्या बाद में भी अगर कांग्रेस भी आ जाती है तो जिस तरह कॉन्शियस ऑफ द कंट्री को लेके एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेके, इसी तरह 370 भी कॉन्शियस ऑफ द कंट्री बनाया गया और कांग्रेस भी अगर सरकार मरकज़ में आ जाती है तो 370 वापस करना कांग्रेस में भी उतनी हिम्मत नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के 4-5 MP अगर इसकी हिमायत भी करते हैं तो नक़ार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनेगा। ये 370 के हवाले से आमतौर पे बताया जाता है। ताहम कुछ हल्के बताते हैं कि अगर प्रेशर वगैरह माउंट होता है तो 370 ना सही तो कोई और 370 के बराबर का जम्मू कश्मीर के हवाले से खुसूसी पोजीशन दी जा सकती है। और 35 के हवाले से बताया जाता है कि जिस तरह रियासत हिमाचल से लेकर कुछ और रियासतों में 35 के हवाले से इकदाम हैं, 35 को थोड़ा नरम करके वहाँ पे लागू किया गया, वैसा ही जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ताहम आज उमर अब्दुल्ला के बयान को PDP के लीडर इकबाल त्रंबू ने खुश आइंद बताते हुए बताया कि लड़ाई लड़नी है, सब ने मिलकर लड़नी है और जिन्होंने ये हमसे छीना है उनसे वापस लेना है। ताहम उन्होंने बताया कि 5 अगस्त का फैसला जो कुछ भी है वो हमें वापस वो हमसे ज़बरदस्ती की गई है और ज़बरदस्ती का फ़ैसला दुनिया की कोई भी आवाम, दुनिया की कोई भी मामला जो है वो कबूल नहीं करती है। बताते चलें 370 के हवाले से BBC के एक और प्रोग्राम में कल हिंदुस्तान के साबका चीफ जस्टिस जिन्होंने फैसला सुनाया था DY चंद्रचूड़ से भी जब पूछा गया तो आँख ही करते गए, पॉलिटिशियंस की तरह इधर की उधर हाँकते गए। देखिए, पहले तो ये खुशाइंद बात है कि उमर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि आर्टिकल 370 पर वो रेस्टोरेशन पर वो कायम है। देखिए, आप भी जानते हैं ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, हमें भी मालूम है कि ये जो मरकज़ी सरकार है उन्होंने ही हमसे ये छीना है। ये लड़ाई तो उन्हीं के साथ हमने लड़नी है क्योंकि ये उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली हमसे छीना है और इससे जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं। गवर्नमेंट का मकसद यही होता है कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे और लोगों की यही आवाज़ है कि जो हमसे छीना गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। इसके लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करें, चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन हर वक्त हमको इस बात पर जोर देना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों की आवाज़ है। क्योंकि लोगों ने जो आज एतमाद का वोट दिया है NC गवर्नमेंट को, वो इसी बात पर दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब यही ख्याल अपने दिल में रखेंगे कि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमें लड़नी है। चलिए, कुछ खेल का खबर भी हाल अहवाल भी बताते चले। आपकी बार हमें खुशी मनानी चाहिए। हमारे खिलाड़ी जो रांची ट्रॉफी में गए हैं पहली बार अब की बार बेहतर कारकर्दगी या अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं।
क्रिकेट में आपको मालूम होगा, क्रिकेट साउथ एशिया में बहुत ही पसंदीदा खेल के तौर पे लिया जाता है। यूरोप वगैरह में फुटबॉल है, लेकिन इधर क्रिकेट चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, दोनों मुल्कों की खूब परजराई की जा रही है। पाकिस्तान में इन दिनों ट्राई नेशन सीरीज चल रही है। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है। कल श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को नाकुचने चबवाए और 100 के आसपास ही गोल कर दिया। इधर पाकिस्तान का आज का मुकाबला है और पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला था उसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कार्रवाई दिखाई थी, जो कारकर्दगी दिखाई थी, उसके बाद शायद आज उस तरह की कारकर्दगी न्यूजीलैंड के साथ नहीं दिखा सका और जो पाकिस्तानी टीम है 250 से कम ही रनों पर आज लुढ़का गई। आज ना ही पाकिस्तान के फ़ख्र जमान, ना ही बाबर और ना ही पाकिस्तान के रिजवान कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखा सके जिन्हें आज याद रखा जा सकता था। ताहम जम्मू कश्मीर की रांची ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और उसी चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में रांची ट्रॉफी सीज़न में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की या खिलाड़ियों की बेहतर कारकर्दगी पर क्रिकेट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी सराहना भी की और बताया कि रणजी ट्रॉफी अब की बार हम ज़रूर जीत जाए। ये अलग सी बात है कि हमारी कभी कभी किस्मत की देवी मेहरबान नहीं रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने जिस तरह से अब की बार मेहनत की, जिस तरह से अब की बार अपना लोहा मनवाया, वो काबिल तारीफ़ है। थोड़ी सी पजराई हमारे उन नौजवानों की जो क्रिकेट के मैदान में अपना मुकाम बना रहे हैं, चाहे आबिद हो या अरफान हो या दूसरे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के, सब बेहतर कारकर्दगी अब की बार दिखा चुके हैं। रणजी का सवाल है इस साल का या बाकी हिस्ट्री का जो कहेंगे 59 से चलती आई है। एक तवील सफर है जो इस टीम ने किया है। इस टीम ने मालगाड़ियों में भी सफर किया है। इस टीम ने उस बाल्टी में भी पानी पिया है जिससे पिच पे पानी डालते थे। इस टीम ने तभी को भी बाथरूम बनाया है जम्मू में। और आज ये टीम अगर 5 स्टार होटल में रहती है, अच्छा ट्रेवल करती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब बहुत खुश हैं। खुशी ज्यादा ये होती कि जो मैंने पहले भी एक दफा किसी डीडी पे कहा था कि मेरा अपना ख्याल था कि इस साल जे.एंड.के रणजी जीतेगा। मैं पूरा श्योर था कि जे.एंड.के रणजी जीतेगा इस साल, मगर बदकिस्मती गेम ऐसी है, इसमें पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, तो हम नहीं रणजी नहीं जीत सके। मगर 2 चीजें मुझे इस टीम की और इस मैनेजमेंट की या सपोर्ट स्टाफ की बहुत अच्छी लगी इस साल। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारी टीम ने जीत में भी डिग्निटी दिखाई और हार में भी ग्रेस दिखाई। जब जीते, जब हमारे उमर नजीर ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, उसने हवा में मुक्के नहीं चलाए, नाचा नहीं, गालियां नहीं दी, जमीन को मुक्के नहीं मारे, बड़ी डिग्निटी से उसने। चलिए नाज़रीन, हमारे नौजवान बेहतर कारकर्दगी रांची में दिखा रहे हैं, करैक्टर भी दिखा रहे हैं और खेल का जो खिलाड़ी का स्पिरिट होता है उसका मुजाहरा भी करें। और हमारे नौजवान ने बेहतर कारकर्दगी अब की बार रांची में दिखाई और उम्मीद है कि नेशनल टीम जो इंडिया 11 है उसमें अब की बार 2-3 खिलाड़ी हमारे जा ही जाएंगे। अब देखना है, इंतज़ार करेंगे हम भी कि हम भी उनके इंतज़ार में किस तरह से वो आगे उनको लिया जाता है। लेकिन हमारे नौजवान बाकी मैदानों में भी बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं और इंतज़ामिया भी इस सवाल से इकदाम उठाती है। तस्वीर कुपवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा की, जहाँ GST असिस्टेंट विद टाली के अनवान से आज हुनरमंदाना तरबियती कोर्स की कामयाब तकमील के मौके पर असनाद की तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया था। और यहाँ पर कुपवाड़ा में असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसिल सेंटर कुपवाड़ा ने बताया कि नौजवानों को मार्केट से मुतालिक महारतों से बाख्तियार बनाना, उन्हें बावकार रोज़ी कमाने के काबिल बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म है और हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम को चलाने में महकमे की कोशिशें मुसलसल रहती रही हैं। वहीं आज प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने और GST और टेली में अपनी सहूलियात को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करने में आज इंतज़ामिया, आज एजेंसीज़, आज सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया। कोर्स किया GST एंड टेली असिस्टेंट का। मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि बिज़नेस सॉफ्टवेयर मैंने सीखा इसमें। GST के बारे में मुझे पता चला कि GST कहाँ पे लगता है, कितना लगता है, सिलेबस ऑफ GST ये मुझे पता चले और इस GST से हमारे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है, हम आम लोग जो होते हैं हम कैसे GST भरते हैं, ये मुझे इस GST कोर्स से पता चला। और मुझे एक सर्टिफिकेट मिली जो मुझे आगे जाने में मदद करेगी कि जो अब जहाँ पे भी मैं जाऊँगा। डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर, इसमें हम जो हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है उनको हम पिछले साल से एक ट्रेनिंग दे रहे हैं।
और नाज़रीन, जम्मू के पुंछ राजौरी की बात भी करें, कश्मीर में भी मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती हैं। आज भी सोपोर में मंशियात फरोश के घर को सीज किया गया है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जम्मू के नौशहरा सेक्टर में भी हुई है और 2 मंशियात फरोश जिन्हें एक हफ्ता लगभग कबल गिरफ्तार किया गया था, आज उनकी तरफ से फराम करदा इतलात के बाद पुलिस ने मंशियात की एक बड़ी खपत को भी जब्त किया है और जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 6 किलो हीरोइन जैसी अशिया जो हैं, वो हाई ग्रेड हीरोइन जैसी अशिया है, वो वहाँ उनके कब्ज़े से बरामद की है। और ये मंशियात जो हैं, ये एक जगह पर उन्हें छुपा के रखी थी और वहाँ से उन्हें आगे स्मगल करना था। ये मंशियात के ख़िलाफ़ आपको बताते चलें, लेकिन मंशियात के साथ साथ हमें अपने माहौल का ख्याल रखना है और हमारे जंगलात हमारे माहौल का बेहतर ही ज़रिया है और इन्हीं जंगलात के हवाले से हमें सबको ज़िंदगी इसका ख्याल रखना है। आज जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कश्मीर इरफान रसूल वानी ने आज शोपियां के जंगलात के इलाके का दौरा किया, जहां इन दिनों प्लांटेशन ड्राइव हो रही है और इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लेते उन्हें लोगों पर जोर दिया कि वो भी इस प्लांटेशन यानी दरख्त लगाने की मुहिम में शिरकत करें। लेकिन इधर श्रीनगर के HMT में आज मुजाहरा हो रहा था। HMT में ये मुजाहरा बिजली की शॉर्टेज को लेकर था और HMT में एक तरफ बताया गया कि बिजली की बिलें उनसे वसूल की जाती हैं, उनसे PD डिपार्टमेंट बराबर पूरी तरह से हर तरह से मामला जो हैं वो तो ले रहा है, लेकिन इन बिल्स जो हैं जमा कराने के बावजूद भी इसमें बिजली है वो सही फराहम नहीं करता है और बिजली की मांग को यकीनी बनाने की खातिर इस एहतजाज की क़यादत अपनी पार्टी के लीडर ज़फ़र हबीब कर रहे थे और उन्होंने जहां एक तरफ बताया कि गरीबों और नादारों की बिजली की बिलें जो हैं वो माफ़ की जाएं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सरकार का जो वादा है बिजली फराहम की जाएगी, तो ये बिजली फराहम की जानी चाहिए। चलिए नाज़रीन, देख रहे थे आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।